नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ कर दिया है। नई दिल्ली के यशोभूमि से दुनिया को यह संदेश दिया गया है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में 33 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही है। 15,000 से अधिक लोग इस मंच पर जुटेंगे और मकसद सिर्फ एक, भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया में सुपर पावर बनाना। कार्यक्रम के दौरान एक खास पल भी आया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत का पहला पूरी तरह मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम भेंट किया। ये चिप इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में बनी है और रॉकेट लॉन्च जैसी कठिन परिस्थितियों में काम कर सकती है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा, कुछ साल पहले जो सपना देखा गया था आज वो हकीकत बन रहा है। सिर्फ 3.5 साल में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसका सेमीकंडक्टर मिशन मजबूत नींव पर खड़ा है। देश में 5 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर तेजी से काम हो रहा है और पहली मेड इन इंडिया चिप अब प्रधानमंत्री के हाथ में है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सेमिकॉन इंडिया 2025 एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर के सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत की ओर खींच रहा है। ये सम्मेलन फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च और इन्वेस्टमेंट जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था, जिसमें से करीब 65,000 करोड़ रुपए पहले ही निवेश के लिए तय किए जा चुके हैं। यानी भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर क्रांति का होगा और इस क्रांति का नया पावर हाउस बनेगा भारत। Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. Two more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. Friends, we are living in unprecedented times. Global policy turmoil has created huge uncertainty. In these turbulent times, India stands as a lighthouse of stability and growth. In these uncertain times, friends, you should come to India because our policy is stable. We have managed the semiconductor mission in a transparent and professional way. We have attempted to cover all the important manufacturing sectors, from power electronics to consumer electronics to automobiles to defense and strategic sectors. Our decisions are backed by rigorous analysis done by professionals from the semiconductor industry. Friends, you should also come to India because demand is strong. Our electronics production has grown 6 times in the last decade, and electronics exports have grown 8 times. Demand for semiconductors is increasing every quarter as Make in India propels new plants in every sector. So this is the time for you to be in India. Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश केस में आज आने वाला है हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा आदेश। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच देगी अहम फैसला। वहीं सह आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर सुबह ही आ चुका है कोर्ट का आदेश। आपको बता दें, 2020 दंगों से जुड़ी एफआईआर नंबर 59/2020 में कुल 17 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें ताहिर हुसैन, इशरात जहां और नताशा नारवाल जैसे नाम भी शामिल है। कोर्ट में उमर खालिद की ओर से दलील दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होना अपराध नहीं,
जबकि खालिद सैफी की ओर से सवाल उठाया गया, क्या साधारण मैसेज ही यूएपीए के तहत गिरफ्तारी का आधार हो सकते हैं। अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी है। देश भर में चर्चित इस केस में आज का फैसला तय करेगा बड़ी सियासी और कानूनी दिशा। देश में हो रहे अवैध रूप से घुसने वाले विदेशियों के लिए अब कानून और भी सख्त हो गया है। 1 सितंबर से लागू हो चुका है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। बिना वैध पासपोर्ट या वीजा भारत आने वाले विदेशी को मिलेगी 5 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना। वहीं जाली पासपोर्ट या वीजा इस्तेमाल करने वालों पर चलेगा बड़ा डंडा, 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना। नया कानून पुराने 4 कानूनों को खत्म कर एकीकृत ढांचा लेकर आया है, ताकि विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। कानून के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों का डेटा साझा करना होगा। वहीं अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी विदेशी मरीजों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को मिले हैं बड़े अधिकार। अवैध रूप से आने वाले विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने और संदिग्ध गतिविधियों वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का हक है। सरकार का साफ कहना है, मकसद है राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध आव्रजन, मानव तस्करी और जाली दस्तावेजों पर लगाम कसना, खासतौर पर उन इलाकों में जहां सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं ज्यादा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट। हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आफत बरस रही है। सोमवार की शाम से लगातार हो रही बारिश ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों को थाम कर रख दिया है। नोएडा से गाजियाबाद हो या फिर गुरुग्राम, हर जगह सड़कों पर जलभराव है। गाड़ियां रेंग रही है और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हालत ये रही कि गुरुग्राम में तो कई किलोमीटर लंबा जाम सोमवार शाम से रात तक लगा रहा। दफ्तरों और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का ऐलान करना पड़ा। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 2 सितंबर के लिए दिल्ली और गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि आज भी भारी बारिश से बहुत ज़्यादा तकलीफें लोगों को हो सकती है। गुरुग्राम प्रशासन ने आज ऑफिस और स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि दिल्ली और नोएडा में फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश तो नहीं आया है, लेकिन कई निजी दफ्तरों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। अब बात करते हैं दिल्ली की यमुना नदी की। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। सोमवार शाम 5 बजे पानी का स्तर 204 मीटर था, जो रात को बढ़कर 205 मीटर तक चला गया। खतरे का निशान 205 मीटर है और अगर जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो निचले इलाकों से लोगों को निकालने की नौबत आ जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना पर बने पुराने रेलवे पुल को शाम 5 बजे से बंद करने का आदेश दिया है। नोएडा में भी भारी बारिश और यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। कई जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश का असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पंजाब के 10 जिलों में अब तक 1000 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है और कम से कम 29 लोगों की जान जा चुकी है। उधर उत्तराखंड में तो हालात और भी गंभीर है। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट लागू है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, भूस्खलन हो रहा है और कई जगहों पर सड़कों का संपर्क कट गया है। देहरादून के बाजीपुर बांध के पास बना एक मंदिर ढह गया।
आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ है। बिहार की मतदाता सूची में भारी फेरबदल और विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। बिहार एसआईआर यानी स्टेट वाइड इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां और दावे स्वीकार किए जाएंगे। अदालत ने कहा है कि किसी भी हटाए गए मतदाता या राजनीतिक दल को मदद देने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो इन वॉलंटियर्स को तैनात करें ताकि लोग अपने नाम हटाने या जुड़ने को लेकर बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सके। सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड को लेकर भी कोर्ट ने अपनी स्थिति साफ की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आधार केवल पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ज्यादा कुछ नहीं। अदालत ने कहा है कि आधार की स्थिति को किसी बड़ी पीठ के फैसले या आधार अधिनियम की धारा 9 से आगे नहीं बढ़ा सकती। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि ज्यादातर राजनीतिक दल और मतदाता नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जोड़ने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि पहले आधार को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक के रूप में मान्यता दी जा रही है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर सिर्फ आधार कार्ड वाले लोगों के दावे चुनाव अधिकारी मान ही नहीं रहे। यही वजह है कि 84,305 लोगों से बढ़कर 1,76,948 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया है कि मैनुअल प्रक्रिया चुनाव आयोग की संस्थागत प्रतिबद्धता है और उसका पालन किया जाना चाहिए। यानी मतदाताओं की हर शिकायत, हर आपत्ति को नियमों के हिसाब से दर्ज और निपटारा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जो संख्या हम लोगों की नोटिस की वो लगातार हम लोगों को केस बाय केस बेसिस पे जैसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है लोगों को, वो हम लोग नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और सभी लोगों का पक्ष जानने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी उस पर। तो नोटिस अभी नंबर्स जो है हम लोगों के फाइनल नहीं है, वो लगातार इमर्जिंग हो रहे हैं और जैसे जैसे केस बाय केस से मिलता है हम लोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 3,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस इशू हो गई। जो संख्या हम लोगों की नोटिस की शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों लोगों और पहले से नौकरी कर रहे टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश बहुत अहम है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब सर्विस में बने रहना है या प्रमोशन चाहिए तो हर शिक्षक को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 1 सितंबर को यह आदेश सुनाते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी में अभी 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें हर साल में टीईटी क्वालिफाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो या तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। हालांकि कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी सर्विस में सिर्फ 5 साल बचे हैं, उनके लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं होगा। एक अहम बात और, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला एक बड़ी बेंच करेगी। दरअसल ये मामला तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी अनिवार्य करने से जुड़ी याचिका से निकला। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(1) के मुताबिक न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास है। आपको बता दें कि एनसीटीई ने 2010 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना जरूरी बताया गया था। उस समय उम्मीदवारों को टीईटी पास करने के लिए 5 साल की मोहलत दी गई थी, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ा दिया गया। लेकिन कई उम्मीदवारों ने इस आदेश को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने जून 2025 में कहा था कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को सर्विस में रहने के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं, लेकिन प्रमोशन के लिए जरूरी होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए साफ कर दिया है कि सर्विस में बने रहना हो या प्रमोशन चाहिए, दोनों के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। पूरी दुनिया में इस वक्त कुदरत का कहर टूट चुका है। जिंदगी और मौत के बीच इंसानियत जूझ रही है। अफगानिस्तान से लेकर सूडान तक धरती ने अपना विकराल रूप दिखाया है। कहीं भूकंप ने हजारों जिंदगियां निकल ली तो कहीं लैंडस्लाइड ने पूरा गांव ही मिटा दिया। अफगानिस्तान में रविवार रात आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों घर जमींदोज, कई गांव दुनिया से कट गए
और अब तक 111 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 3,500 से अधिक लोग घायल हैं और राहत बचाव कार्य बहुत मुश्किल हालात में जारी है। उधर सूडान में हालात और भी खौफनाक हैं। भारी बारिश के बाद दारफुर इलाके में पहाड़ खिसके और मिट्टी ने पूरा गांव ही दफना दिया। एक ही पल में 1000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। केवल एक शख्स जिंदा बच पाया। हजारों लोग बेघर हैं और इस तबाही ने वहां के गृह युद्ध से जूझ रहे इलाकों में इंसानियत की चीख को और बढ़ा दिया है। कुदरत के इस दौरे हमले ने अब तक दुनिया से 2100 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। हजारों घायल हैं, मकान मलबे में बदल गए हैं, परिवार बिखर गए हैं और पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ यही सवाल पूछ रही है, कुदरत के इस तांडव का अगला शिकार आखिर कौन होगा।